नमस्कार, बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार नीतीश को लेकर के बीजेपी के स्वर बदल क्यों रहे हैं। और आपको एक बात बता दें कि बीजेपी की तरफ से एक बार हल्का दाव चला गया और वो ऐसा उल्टा पड़ा कि पूरी बीजेपी नीतीश के सामने घुटने टेकती हुई नजर आ रही है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिरकार तेजस्वी यादव यह क्यों कह रहे हैं कि जेडीयू के 4 नेता हैं जो बीजेपी द्वारा हाईजैक कर लिए गए हैं। नीतीश कुमार का चीफ मिनिस्टर ऑफिस सीएमओ बीजेपी चला रही है, जेडीयू बीजेपी चला रही है। मतलब जो 4 बड़े नेता जो कि नीतीश कुमार के सिपह सलार हैं, जिस पर नीतीश कुमार सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वो बीजेपी के पाले में जा चुके हैं। क्या इसमें सच्चाई है? आखिरकार क्या बीजेपी उसी आधार पर दावा करने लगी है कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा या ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी? विजय सिन्हा कहने लगे कि जब तक बीजेपी की सरकार नहीं बन जाती अटल बिहारी वाजपेयी के सपने पूरे नहीं होंगे। आखिरकार ये जो बयान है वो भले ही कभी अमित शाह के मुंह से निकला हो, चाहे विजय सिन्हा के मुंह से निकला हो, इसका संदर्भ जो भी हो, लेकिन कयासबाजी शुरू हो गई कि आखिरकार कुछ तो चल रहा है। और ऊपर से आरिफ मोहम्मद खान आ गए। अब आरिफ मोहम्मद खान पहुंच गए पटना तो और ज्यादा इस कयासबाजी में दम दिखाई पड़ने लगा कि निश्चित रूप से बीजेपी कुछ खेल करने जा रही। लेकिन हम आपको बताते हैं कि बीजेपी का एक चाल इसको इतना उल्टा पड़ा कि पूरी की पूरी बीजेपी नीतीश कुमार के सामने घुटने टेकती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन इसकी हकीकत क्या है कि आरजेडी के तरफ से भी नीतीश कुमार को वेलकम किया जा रहा है। क्या नीतीश कुमार आरजेडी की तरफ जा रहे हैं? क्या पाला बदल रहे हैं क्या? या नीतीश कुमार को वेलकम कर आरजेडी ने उनका और भाव बढ़ा दिया? उसके बाद बीजेपी के तमाम नेता डैमेज कंट्रोल में जुट गए। हद तो तब हो गई जब गिरिराज सिंह, आपको याद होगा गिरिराज सिंह हिंदू जागरण यात्रा कर रहे थे और नीतीश कुमार के दबाव में बीजेपी ने कहा यह यात्रा उनकी निजी यात्रा है, यह बीजेपी समर्थित यात्रा नहीं है। लेकिन गिरिराज सिंह कहते हैं कि नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए। अब समझ लीजिए कि गिरिराज सिंह के मुंह से इस तरह की बात आने का मतलब क्या है। क्या पूरी की पूरी बीजेपी नीतीश शरणम गच्छामी जा चुकी है? वो 4 कौन लोग हैं जिनको लेकर के आरजेडी कह रही है कि वो बीजेपी द्वारा हाईजैक हो चुके हैं और जेडीयू को बीजेपी के सामने पंगु बना दिए? क्या इसमें भी आरजेडी की कोई रणनीति है? क्या जेडीयू का कोई एक और ग्रुप है जो यह चाहता है कि आरजेडी के साथ अलायंस हो जाए? हम तमाम बातों पर चर्चा करेंगे और आपको पूरी बात बताएंगे कि दरअसल पिछले 2-3 दिन में हुआ क्या है और बीजेपी का टॉप लीडरशिप चाहता क्या है, दरअसल आने वाले दिनों में होना क्या है, आरिफ मोहम्मद खान बुलाए क्यों गए हैं, इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आइए पहले आपको सुनाते हैं तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, उसके बाद विजय सिन्हा क्या कह रहे हैं, सम्राट चौधरी क्या कह रहे हैं, फिर हम शुरू करेंगे चर्चा। अब यहाँ सीएम जो है पूरी तरीके से भाजपा जो है उन चला रही है। यहाँ का जो सीएमओ है वो उसका कंट्रोल जो है भाजपा के नेताओं के पास है। और जो इनके कुछ 4 जो नेता हैं, 2 दिल्ली में चले गए हैं, 2 यहाँ हैं, वो भाजपा के संपर्क में हैं। तो पूरी तरीके से कंट्रोल जो है अब अमित शाह जो है कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भेजे हैं और आज भी हम लोग उनके उस आदेश का हृदय से सम्मान करते हुए स्वीकार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और विजय सिन्हा जैसा कार्यकर्ता सत्ता से समझौता नहीं करता है। खुले मीटिंग में भी हमने रखा था, हम सुशासन के लिए समझौता करते हैं और सुशासन के लिए आज मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी बिहार और देश में पूरी तरह से संकल्पित है। यादव ने यह भी कहा कि बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने अंबेडकर का अपमान किया। फिर तेजस्वी यादव, मैं तो कह रहा हूं कि आप लोग बिहार को क्या एक नए फ्रॉडिज्म की राजनीति के दलदल में कब तक फंसाएंगे? जो जमीन पर पसीना बहा करके जनता के सेवक के रूप में आता है उसकी बात अब चलेगी। चलिए
तो ये तो विजय सिन्हा बोल रहे थे, और दूसरी तरफ आपने सुना तेजस्वी यादव क्या कह रहे थे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं 2 दिल्ली में और 2 बिहार में, वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार का चीफ मिनिस्टर ऑफिस को बीजेपी हाईजैक कर चुकी है। तो क्या नीतीश कुमार पंगु नेता हैं क्या? ये बात मानने लायक है क्या? और अगर ऐसा है तो फिर उनके लिए भारत रत्न की मांग की जोर क्यों पकड़ रही है? ऐसा है तो जो विजय सिन्हा कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी के सपने तब तक पूरे नहीं होंगे जब तक बीजेपी की सरकार बिहार में नहीं बन जाती है, फिर उनको अपनी बात वापस लेनी पड़ती है और नीतीश कुमार के शान में कसीदे पढ़ने पड़ते हैं। इसका मतलब क्या है? नीतीश कुमार पंगु तो नहीं हो सकते। दरअसल अंदर अंदर चल क्या रहा है, तेजस्वी यादव ने ऐसा बोला क्यों, इसका मतलब क्या है, यह सारी बात हम आपको बताने जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, रामबंधु वत्स जी, राजनीतिक विश्लेषक, स्वागत है आपका। हमारे साथ प्रियदर्शी रंजन, वरिष्ठ पत्रकार, विनय कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, आप दोनों मेहमान का बहुत स्वागत है। और हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर संजय, मैं सीधा आपके पास आना चाहूंगा। ये जो विजय सिन्हा का बोलना, फिर अपनी बात वापस लेना, आरिफ मोहम्मद खान का पटना पहुंचना और उसके बाद नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग करना, इन तीनों वाकये को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी के तरफ से जो थोड़ी बहुत गलती हुई उसको लेकर के डैमेज कंट्रोल करने में लग गई है बीजेपी, और इसलिए नीतीश की शान में कसीदे पढ़े जाने लगे? स्वाभाविक है, अमित शाह जी के बयान के बाद एक भूचाल तो आ ही गया है ना, कि जब उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी, हम कौन होते हैं तय करने वाले, तो एक कंट्राडिक्शन तो लगता है। एक तरफ तो पार्टी कह रही थी कि 2025 के चेहरा नीतीश कुमार होंगे, 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ेंगे, और फिर ये पार्लियामेंट्री बोर्ड की बात करने लगे। तो इसको लेकर के बैकफुट पर आना, जिसको कहते हैं बैकफुट पर बीजेपी आ गई, और बीजेपी ने कई बार इसको स्पष्ट किया। दिलीप जायसवाल बोले, विजय सिन्हा बोले, सम्राट चौधरी बोले, इनके सारे नेता जो बिहार लेवल के नेता हैं, सारे लोगों ने कहा कि नहीं, 2025 में हम नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में लड़ेंगे। और उसका जो दिखा साइड इफेक्ट, जिसको हम लोग कहते हैं, वो साइड इफेक्ट दिखा कि नीतीश कुमार जी ने दूरियां बना ली बीजेपी के जो डिप्टी सीएम के साथ। नहीं, पर आप हमें यह बताइए कि कोर कमेटी की मीटिंग से आए विजय सिन्हा, और फिर विजय सिन्हा के मुंह से यह क्यों निकल गया कि जब तक बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी अटल जी के सपने पूरे नहीं होंगे? क्या कोर कमेटी में नीतीश कुमार को हटाने की बात चल रही है क्या? मैं उस रूप में इसको नहीं देखता हूं। ये कार्यक्रम में मैं भी था जहां विजय सिन्हा जी भी थे, अटल जी की ही 100वीं जयंती मनाई जा रही थी। विजय सिन्हा अपनी पार्टी को लेकर के इस तरह की बात वो कर रहे थे, तो क्या पार्टी में ठीक है उसका जिस तरह से, जिसको कहते हैं ना कि ऑपरेशन कर दिया जाए, पार्टी में क्या जेडीयू नहीं चाहती है कि हमारे अपने भरोसे बिहार में सरकार बन जाए, हमको गठबंधन में नहीं जाना पड़े? विजय सिन्हा का भाव वो नहीं था, लेकिन वो भाव पैदा कर दिया गया, बता दिया गया कि नहीं, विजय सिन्हा का कहने का मतलब तो यही है कि अटल जी के सपनों को तभी पूरा किया जाएगा जब बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी। स्वाभाविक है कि जो पार्टी 2005 से लगातार उसके विधायकों की संख्या अधिक हो कम हो, नीतीश कुमार के पर मैं अन्य पैनलिस्ट के पास भी जाऊंगा, पर मैं एक सवाल का जवाब और चाहता हूं, और फिर चाहता हूं यहां से डिबेट आगे बढ़े। पर ये एक तरफ विजय सिन्हा का ये बोलना कि जब तक बीजेपी अपने दम पर सत्ता में नहीं आ जाती अटल जी के सपने पूरे नहीं होंगे, एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि तेजस्वी यादव खुल करके कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस हाईजैक कर लिया है। दो नेता दिल्ली में, 2 नेता यहां जो बीजेपी के लिए जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं, वो बीजेपी के लिए ही काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? क्या आपको लगता है कि जेडीयू में कई ग्रुप हैं
दो ग्रुप चाहता है कि भाई इनके साथ रहा जाए, एक आध ग्रुप ऐसा है जो चाहता है कि नहीं आरजेडी के साथ चला जाए। आखिरकार तेजस्वी यादव ने चारों नेताओं को घेरा है, और वो चार नेता कौन है आप बेहतर तरीके से जानते हैं, मैं नाम भी ले लेता हूं। दो दिल्ली में मतलब संजय झा और ललन सिंह, और दो पटना में मतलब अशोक चौधरी और विजय चौधरी। सीधी बात है। तो क्या ये चारों नेता बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे हैं और चीफ मिनिस्टर ऑफिस को बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है और अमित शाह चला रहे हैं? ये कहने का मतलब क्या है? आग में घी डालने का काम किया गया है कि विजय सिन्हा के बयान को तूल दिया जाए, नीतीश कुमार के मन में कंफ्यूजन पैदा किया जाए, और उधर भाई वीरेंद्र वेलकम करने लगते हैं कि आप हमारे साथ आना चाहिए, आइए आपका स्वागत है। तो क्या आरजेडी सरकार बनाना भी चाह रही है? खूब सरकार बनाना चाह रही है आरजेडी। भाई वीरेंद्र ने जिस तरह से ऑफर दिया, उन्होंने कहा कि कहां कभी कोई दरवाजा बंद रहता है, आइए। नीतीश कुमार इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं कि भाई आरजेडी भी उनके लिए पलक पावड़े बिछाए हुए है, और बीजेपी के बारे में तो वो कर ही रहे हैं। अब मान लिया जाए कि तेजस्वी जी को सारी बातों की जानकारी है कि नीतीश कुमार हाईजैक हो गए, ये चारों लोग विजय चौधरी और अशोक चौधरी बिहार में और ललन सिंह और संजय झा दिल्ली में, ये बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। सरकार तो गठबंधन तो उसी गठबंधन में ये लोग हैं। ये चारों लोग जो हैं उस बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन में हैं या नहीं है? तेजस्वी जी के गठबंधन में तो नहीं है। तो जब उस गठबंधन में है तो हाईजैक कैसे ये हो गए नीतीश कुमार जी, ये मैं नहीं समझता हूं। और नीतीश कुमार जी का जो तेवर है, मैं नहीं समझता हूं कि उनको कोई हाईजैक कर सकता है और वो हाईजैक हो सकते हैं। लेकिन जो आपके सवाल हैं वो सवाल हैं, ये सारे तीर सारे बाण इसलिए चलाए जा रहे हैं कि वो चाहते हैं तेजस्वी जी की किसी भी तरह से नीतीश कुमार जी बिदके और उनको हम अपने साथ ले आए, और साथ जब ले आएंगे तो फिर बिहार का चुनाव 2025 का चुनाव कहीं ना कहीं से, कल भी विजय सिन्हा के बयान के बाद आरजेडी के लोगों ने ही तो तूल देना शुरू किया, जिसमें विजय सिन्हा को फिर आकर के बयान देना पड़ा कि नहीं नहीं नहीं, वो अटल जी के सबसे पसंदीदा व्यक्ति के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार जी रहे हैं। मैं ऐसा क्यों बोलूंगा, नीतीश कुमार जी एनडीए के ही सर्वमान्य नेता होंगे। तो आरजेडी हर उस चीज को कि दरार पैदा हो, और वो दरार की शुरुआत तो मैंने बता दिया कि अमित शाह जी के उस बयान के बाद हुआ। चलिए जो उन्होंने आज उस बयान के बाद हुआ था, लेकिन शक और बढ़ जाता है। विनय कुमार, आप तो बिहार की राजनीति, झारखंड की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं। शक और भी बढ़ जाता है जब आर्लेकर जी हटा दिए जाते हैं तुरंत और आरिफ मोहम्मद खान आ जाते हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी अपने शतरंज की बिसात पर ऐसे मोहरे को बिछाई है जो कि कानून का ज्ञाता है, संविधान का ज्ञाता है, और क्राइसिस में वो इस तरीके से काम करेगा कि ये भी नहीं लगेगा कि संविधान को चोट भी पहुंच रही है, और बीजेपी के हित में ऐसा काम करेगा कि बीजेपी अपने तमाम उद्देश्यों को, अपने तमाम मनोकामनाओं को, इच्छाओं को पूरा करने में कामयाब हो जाएगा। इसको भी एक खेल के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि आपको याद होगा यही आरिफ मोहम्मद खान केरल के चीफ मिनिस्टर का नाकोदम किए हुए थे। पिनारी विजयन को बहुत तरीके से वो घेरते थे, और बहुत तरह की वजहों की वजह से जो गवर्नर का ऑफिस है वो चर्चा में रहा है। ऐसे में बिहार में उनके लाने का मकसद क्या है, इसकी भी चर्चा बहुत जोरों पर है। ये क्या नीतीश कुमार की इच्छा से हुआ या उनकी मर्जी के विरोध में हुआ? नहीं, देखिए पंकज जी, अगले वर्ष बिहार में चुनाव है और चुनाव को ध्यान में रखकर ये अपॉइंटमेंट हुआ है, क्योंकि फ्रेश अपॉइंटमेंट है आरिफ मोहम्मद खान का, और इनका अपना अलग व्यक्तित्व रहा है। और बिहार में एक लंबे कालखंड के बाद एक फिर मुस्लिम को मुख्यमंत्री राज्यपाल बनाया गया है। AR किदवई थे, और किदवई साहब बड़े विद्वान आदमी थे, यूपीएससी के चेयरमैन भी रहे, जो IAS का एग्जाम कंडक्ट करता है, तो बड़े विद्वान आदमी थे। और उन्होंने ही चारा घोटाला में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ अनुमति दी थी केस मुकदमा चलाने की। AR किदवई की एक बड़ी भूमिका रही थी उस समय। लालू यादव अक्सर कहते थे कि किदवई को ऐसा नहीं करना चाहिए,
क्योंकि एक असम का मामला था, वहां के गवर्नर ने उस समय मुख्यमंत्री के खिलाफ अनुमति नहीं दी थी, लेकिन AR किदवई बड़े काबिल और बहुत विद्वान आदमी थे। और उसके बाद इस बार जो आरिफ मोहम्मद खां आए हैं, बहुत ही विद्वान आदमी हैं और इनका अपना स्टैंड रहा है राजनीति में। ये कांग्रेस से राजनीति में आए और अब फिर लोक दल में आए और आज कल बीजेपी के नजदीक है। आरिफ मोहम्मद खां साहबानो केस में उन्होंने स्टैंड लिया था। कांग्रेस पार्टी ने जब साहबानो का मामला आया था, सुप्रीम कोर्ट ने जब जजमेंट दिया, लेकिन उस जजमेंट के खिलाफ संसद से कानून बनाकर राजीव गांधी ने मुस्लिम तुष्टीकरण करने का प्रयास किया और उसके विरोध में आरिफ मोहम्मद खान चले गए कांग्रेस छोड़कर और फिर बीपी सिंह के साथ चले आए और बीपी सिंह की जो जन मोर्चा बनी उसके एक प्रमुख नेता रहे। तो आरिफ मोहम्मद खान बहुत ही पॉपुलर लीडर हैं और बहुत ही जानकार हैं और हर चीजों को पर उनकी पकड़ है, तो उनको कोई बता नहीं सकता है, वो अपनी मर्जी से। और बिहार में जो विधानसभा का चुनाव है, तो एक मैसेज भी एनडीए देना चाहती है कि बिहार में हम एक मुस्लिम को राज्यपाल बनाए हैं, क्योंकि जो आधार वोट आरजेडी का है, अब तक आरजेडी ने कभी किसी मुस्लिम को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। 2005 के चुनाव में रामविलास पासवान कहते रह गए कि आप अगर कोई मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाएंगे तो हमारी पार्टी का समर्थन मिलेगा। लालू यादव उस समय तैयार नहीं हुए और विधानसभा फरवरी में जो चुनाव हुआ था 2005 में, वो विधानसभा भंग करनी पड़ी। और उसके बाद स्थिति ये हुई कि जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, तब से लगातार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। थोड़े से कालखंड के लिए जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने, तो उस समय भी लालू यादव से चूक हुई और मुस्लिम मुख्यमंत्री के प्रस्ताव पर, जो रामविलास पासवान का प्रस्ताव था, उस प्रस्ताव पर उन्होंने समर्थन नहीं दिया। तो एनडीए, मेरे समझ से एनडीए के जो रणनीतिकार है, वो इसी सब चीजों को सोचकर आरिफ मोहम्मद खां का यहाँ, चलिए आपको यह दिख रहा है कि एनडीए के फायदे के लिए उनको लाया गया है, लेकिन रामबंधु वत्स जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपसे सीधा सवाल करना चाहूंगा कि 4 नेता जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं, जिनमें संजय झा, ललन सिंह, अशोक चौधरी, विजय चौधरी, क्या इन चारों नेताओं के ऊपर जो आरजेडी आरोप लगा रही है कि यही लोग नीतीश कुमार को बरगला रहे हैं, बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं, बीजेपी इनको हाईजैक कर चुकी है, चीफ मिनिस्टर ऑफिस तक हाईजैक कर चुकी है, आप आरजेडी के इस कथन में क्या दम देखते हैं? आपको क्या दिखाई पड़ता है कि जो आरजेडी कहना चाह रही है उसमें कोई दम है क्या? और नीतीश कुमार शायद इस बात को भांप गए हैं, इसलिए नीतीश कुमार इंडस्ट्री मीट होता है उसमें नहीं जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, बीमारी की बात करते हैं, फिर प्रगति यात्रा में निकल जाते हैं, लेकिन उसमें नहीं जाते हैं। और बीजेपी डैमेज कंट्रोल में लग जाती है, भारत रत्न देने की मांग करती है। आखिरकार आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? जी, आरजेडी का जो क्लेम है वो एक सीमा तक बिल्कुल सत्य है कि जो 4 नेता हैं वो नीतीश कुमार को, सीएमओ को, और मैं तो यहां तक कह रहा हूं कि जदयू को भी वो हाईजैक किए हुए हैं, लेकिन वो बीजेपी के कंट्रोल में हैं, ये बात मुझे सही नहीं लगता है। देखिए, जब 2020 में विधानसभा चुनाव हो रहा था, उसके प्रचार के क्रम में जब नीतीश कुमार जी बोले थे कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, वहीं से जदयू के कई प्रभावशाली नेताओं, बीजेपी और आरजेडी, सबके आंखों में उनका ये स्टेटमेंट एक सपने की तरह हो गया कि यहां से सत्ता तक पहुंचने का रास्ता निकल सकता है। और वहीं से जदयू के जो 4 प्रभावशाली नेता हैं जिनका आप नाम ले रहे हैं, उन्होंने सरकार पे भी, सरकार की नीतियों पे भी और जदयू पार्टी पे भी पार्टी के नीतियों पे भी अपनी पकड़ बना ली है। आप देखिएगा कि नीतीश कुमार की अगर कोई यात्रा निकलती है तो वो भी कैंसिल हो जाती है। बहुत ही कम यात्रा होती है जिसका नोटिफिकेशन आता है और बाद में वो पहले ही नोटिफिकेशन पे यात्रा शुरू करते हैं। और उनके अतिरिक्त जितने भी पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनका आधिकारिक यात्राओं का जो नोटिफिकेशन आने के बाद भी रद्द हो जाता है। जदयू में अगर किसी भी नेता की यात्रा का नोटिफिकेशन रद्द नहीं होता है तो ये 4 ही नेता हैं, इसमें संजय झा है, ललन सिंह है। इसके अतिरिक्त ये जो 4 नेता हैं वो ये
अति पिछड़े समाज के जनाधार वाले नेता नहीं हैं, इसलिए वो नीतीश के कंधे पे अपनी जो राजनीतिक रोटियां हैं वो सीखना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि कभी जदयू से कभी वो बीजेपी से के नेताओं से बातचीत करते हैं, कभी आरजेडी से बातचीत करते हैं, तो दोनों ओर के पार्टियों के लिए ये लोग एक विंडो का काम करते हैं, जिसी से ये यहाँ पे राजनीतिक हलचल होती है। जिस तरीके से अभी बिहार में हलचल हो रही है नीतीश कुमार की फिर से पलटी मारने की, इसके पीछे कुछ सच्चाई है, और यह सच्चाई न तो बीजेपी की ओर से पैदा हुआ होगा और न ही आरजेडी की ओर से। ये यही नेताओं हैं, इन नेताओं में अपनी अपनी खेमेबाजी है, अपने खेमेबाजी अपने ही संपर्क से जिस ओर बातचीत करते होंगे और वहीं से सारी अटकलबाजी शुरू हो गई होगी। तो तेजस्वी यादव का जो एक आरोप है कि सीमों पे कब्जा हो गया है, ये सही है, लेकिन ये 100% बीजेपी के पक्ष में, बीजेपी ये कंट्रोल कर रही है, ये बात सही नहीं है। बीजेपी से बातचीत चलती होगी, बातचीत कहीं फिसलती होगी। और जहां तक ये राज्यपाल की बात है, बिहार में बीजेपी की व्यवस्था यह है कि वो नीतीश के जनाधार के जरिए ही सत्ता में आना चाहती है। उसके पास अपना अति पिछड़े समाज का जनाधार नहीं है, लेकिन बिहार बीजेपी के नेता चाहते हैं कि सीएम उनका हो, यानी जनाधार नीतीश कुमार का हो और सीएम बीजेपी का हो। ये यहीं पे सारी बातें आके फंस जाती हैं, और इसी का लाभ जदयू के वो 4 नेता अपनाना चाहते हैं जो अरे आप बड़ी बात कह रहे हैं, मतलब जनाधार नीतीश कुमार का हो और सीएम बीजेपी का हो। क्या आपको लग रहा है कि इसलिए नहीं ठीक है, आपने अपनी बात कह दी प्रियदर्शी रंजन। क्या आपको लग रहा है कि इसीलिए गवर्नर को लाया गया है, जो कि संविधान के ज्ञाता हैं, काफी प्रबुद्ध माने जाते हैं, बहुत जोरदार भाषण देते हैं? क्या इसीलिए इनको केरल से बिहार लाया गया? आपको ये दिखाई पड़ता है? नहीं, आरिफ साहब को जो लाया गया है, मैं एक बात बता देता हूं कि 5-6 दिन पहले ही सबको पता चल गया था, राजनीतिक गलियारे में तो नहीं, लेकिन कुछ विशेष लोग थे, इनको पता चल गया था कि आरिफ साहब आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक नया दांव खेल रही है। चूंकि बिहार में संवैधानिक संकट की स्थिति पैदा हो सकती है, इससे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से अवगत है। जनता दल यूनाइटेड भी जानती है। जनाधार का जहां तक मसला है वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये मैं जरूर कह सकता हूं कि कुछ टेक्निकल इशू हैं जिसको आरिफ साहब संभाल सकते हैं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में उनको राज्यपाल बनाया है। आर्लेकर साहब होते तो शायद एक आरोप लगता कि भारतीय जनता पार्टी पर जो हार्डकोर हिंदुत्व वाला जो मामला बनता है उस तरीके से आरोप लग सकता था, लेकिन जब आरिफ साहब होंगे और कुछ संवैधानिक संकट होगा और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पलड़ा बनेगा, तब कोई कहने की स्थिति में नहीं होगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया है 4 नेताओं को लेकर के कि 4 नेता नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिए हैं और वे नेता भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव में हैं, तो देखिए जनता दल यूनाइटेड का तो गठबंधन ही भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो स्वाभाविक बात है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर ही जनता दल यूनाइटेड की भी नीतियों का झुकाव रहेगा या उनके साथ तालमेल रहेगा, उनके नेताओं का भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ तालमेल रहेगा। इसमें कुछ अस्वाभाविक नहीं है। अस्वाभाविक ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब नीतीश कुमार से इस मसले पर सवाल पूछा जाता है तो वे इसको इग्नोर कर देते हैं। मामला यहां उठ रहा है कि कुछ बात हो गई है, जा जैबू त जाए सनम वाली स्थिति है दोनों ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी और जनता दल यूनाइटेड की ओर से भी। सवाल ये उठ रहा है कि कौन पहले पहल करता है। भारतीय जनता पार्टी पहल कर रही है, लेकिन फिर से बैकफुट पर आ जा रही है। पता नहीं क्यों आ रही है और क्या मसला है अंदरूनी, वही जाने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी बाय बाय करने की स्थिति में आ गई है। जिस तरीके से उसका मन मिजाज है, पहले भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं करता था। नीतीश कुमार जब जब रूठते थे, मनाने की भरसक कोशिश होती थी। इस बार तो नीतीश कुमार को भड़काने की कोशिश हो रही है कि जाइए, अगर आपको जाना है तो जाइए, दिन पूरे हो गए इस पड़ाव पर, अब रुत बिताई की आई है, बांध गठरिया अपनी अपनी यादों से हुई जो भारी है। कुछ इस तरीके के तर्ज पर जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार दोनों का रिश्ता चल रहा है। कब ब्रेकअप हो जाए कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन पता नहीं आप किस आधार पर कहते हैं। इसका मतलब यह है कि वाकई बीजेपी ने 4 नेताओं को हाईजैक कर लिया। 4 नहीं तो कम से कम दिल्ली में 2 नेताओं को तो हाईजैक कर लिया है, क्योंकि बिल्कुल, जिस तरीके से नहीं, अगर आपके हिसाब से, मुझे ऐसा नहीं लगता, अगर मैं बताऊं मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन ठीक है आपकी अपनी जानकारी होगी। मैं जहां तक समझता हूं कि जिस तरीके से संजय झा और ललन सिंह ने तमाम विवादों पर मिट्टी डालने का काम किया,
और उन्होंने दिल्ली में बैठ करके कि किस तरीके से जेडीयू बीजेपी के साथ अलाइंड है, यह मैसेज देने का प्रयास किया। उसके बाद यह कहा जाने लगा कि दिल्ली में 2 नेता और पटना में 2 नेता। मतलब यह साफ है कि अशोक चौधरी और विजय चौधरी भी नहीं चाहते बीजेपी से हम अलग हों, संजय झा और ललन सिंह भी नहीं चाहते बीजेपी से अलग हो। तो अलग करना कौन चाहता है? अगर वाकई नीतीश कुमार पलटी मारना चाहते हैं तो क्या विजेंद्र यादव और श्रवण कुमार चाहते हैं? क्या मनीष वर्मा चाहते हैं? सवाल यह है, क्योंकि नीतीश कुमार भी तो अपने दल में कई ग्रुप बनाए हुए हैं ना, कब किससे किसको ठीक करना है वो तो नीतीश कुमार इस खेल के माहिर हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार मनीष वर्मा की यात्रा रुकवाई तो किसके कहने पर रुकवाई? उमेश कुशवाहा की चिट्ठी निकली, संजय झा ने आदेश किया। अब सवाल उठता है कि अब इन लोगों पे शक हो रहा है, तो क्या यह शक पैदा करने वाले लोग विजेंद्र यादव हैं? क्या यह शक पैदा करने वाले लोग श्रवण कुमार हैं? क्या मनीष वर्मा की टोली है? आखिरकार इस बात का मतलब क्या है? या मुझे तो यह दिखाई पड़ता है कि दरअसल जो जेडीयू में ही ग्रुप है वो अपने अपने समय पर अपनी रणनीति खेलता रहता है और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से नीतीश कुमार को मोड़ना चाहता है, और इसलिए जो अंदरूनी दरार है वो सामने आ जाता है। और कई बार बीजेपी के तरफ से इस तरह का स्टेटमेंट आ जाता है तो चर्चा का विषय बन जाता है। क्या डॉक्टर संजय कुमार? क्योंकि मेरी जानकारी में आरिफ मोहम्मद खान इसलिए आए हैं क्योंकि आप ये जान लीजिए कि आर्लेकर साहब ने गांधी के खिलाफ जो बोला था वो अच्छा मैसेज नहीं गया। नीतीश कुमार ने अपनी यात्रा, प्रगति यात्रा भी चंपारण से शुरू की। तो दरअसल प्रधानमंत्री मोदी भी गांधी जी पे जबरदस्त भरोसा रखते हैं, उनको मानते हैं। तो एक तो अंबेडकर को लेकर के ऐसे ही कंट्रोवर्सी पैदा हो गया है, बीजेपी को जवाब देना पड़ रहा है, और दूसरा गांधी को लेकर के अगर इस तरह की बात होगी तो जिस तरीके से कहा जा रहा है कि वक्फ संशोधन बिल पर जेडीयू नाराज है, कहा जा रहा है कि नेतृत्व को लेकर के जेडीयू नाराज है, कहा जा रहा है कि अंबेडकर को लेकर के जेडीयू खासतौर पर नीतीश कुमार चुप्पी बनाए हुए हैं, अब ऊपर से गांधी का भी मुद्दा आ जाएगा। तो नीतीश कुमार को आप इस जगह ला करके खड़े कर दे रहे हैं कि राजनीति में उन्होंने जो अपने लिए इमेज बनाई है वो पूरे तरीके से डाइल्यूट हो जाएगी, और फिर नीतीश कैसे बर्दाश्त करेंगे? डॉक्टर संजय। नहीं, देखिए, मुझे तो नहीं लगता है कि जो जेडीयू के लोग हैं वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी अलग हो जाएं, या बीजेपी के लोग हैं। आज तो सम्राट चौधरी देखिए ना, आप ही की तस्वीर में तो हैं, वो यात्रा में तो साथ हैं सम्राट चौधरी। नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी साथ साथ यात्रा में हैं। अगर ऐसी कोई बात होती तो सम्राट चौधरी को भी इशारा कर दिया जाता। जहां तक जेडीयू के ललन सिंह की बात मैं कर ले रहा हूं, पहले आरसीपी सिंह भी तो दूरी बनाए थे ना नीतीश कुमार जी से, या नीतीश कुमार ने उनको दूर कर दिया था? बीजेपी ने उनको क्या दे दिया, क्या देखे नहीं हम लोग? आरसीपी सिंह को बीजेपी कितना बर्दाश्त की, उस समय तो नीतीश कुमार से वो अलग हो गए थे, बीजेपी ने तो कोई भाव नहीं दिया। क्या ललन सिंह को इस बात का ज्ञान नहीं है? संजय झा को इस बात का ज्ञान नहीं है कि हम जेडीयू से अलग हो करके और बीजेपी हमको कितना महत्व देगी और अपने लोगों को कितना किनारे करेगी? मुझे नहीं लगता है कि हाँ, ये बात में सच्चाई है कि जेडीयू में कई गुट हैं जिस गुट पर हम लोग बात कर चुके हैं कि कौन गुट कब किसके नजदीक हो जाएगा। अशोक चौधरी और ललन सिंह क्यों नजदीक हुए, विजय चौधरी क्यों एक गुट बने हुए हैं, और जो संजय झा है उनका एक अलग गुट कैसा बना हुआ है। हाँ, उस गुटबाजी में तो है जेडीयू में, इस सच्चाई को हम लोग स्वीकार करते हैं। और बिल्कुल आपने सही कहा कि जो आर्लेकर साहब ने जो वहां पर भाषण किया, जिसमें उन्होंने कहा कि गांधी के अहिंसा के बदौलत ही आजादी नहीं मिली, उसमें जो क्रांतिकारी दल था, जो हिंसक जो ये था, हथियारों का भय जो दिखा अंग्रेजों को, उसके वजह से भागे। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये बात नीतीश कुमार इस तरह की चीजों को टॉलरेट नहीं करते। गांधी और गांधी के प्रतीकों को लेकर के अगर कोई व्यक्ति इस तरह की बात बोलता है, गांधी, और उन्होंने तो यहाँ तो कह दिया कि भाई
दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, कहे कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, खड़ग और ढाल का इस्तेमाल तो हुआ और तब अंग्रेज यहां से भागे। इस बात को लेकर के एक है। और 18% जो माइनॉरिटी है वो किसी भी तरह से बीजेपी भी उसको होस्टाइल करना नहीं चाहती है। बीजेपी चूंकि अब देखिए ना अभी जो बयान आया है, जो आरएसएस के संघ प्रमुख हैं, अगर वो मदर ऑर्गेनाइजेशन ही है, उनके ही बोल बदले हुए हैं। अमित शाह जाकर के जो रंगभूमि मैदान में पूर्णिया में बोलते हैं कि ये जो पसमानदा मुस्लिम है उनके हितों की अनदेखी किस तरह से की गई, सीमांचल के मुस्लिम, इस बात को अब तो कम से कम समझिए कि आपके हिस्से में क्या है। नहीं, आप तो कहीं पर कुछ तो बोलिए, लेकिन बिहार में तो आपको नीतीश के साथ चलना होगा, तो नीतीश की मर्जी के हिसाब से ही चलना होगा। ये बात तो तय है ना, ये बात तो तय है। और आपने एक बार सीटों के लिए ये क्या कहा कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी, पूरी बीजेपी को नतमस्तक हो जाना पड़ा। अब आपको भारत रत्न भी बोलना पड़ रहा है, ये भी कहना पड़ रहा है कि नीतीश बाबू आपको कहां बैठाएं, क्योंकि अभी नीतीश बाबू ने दूरी नहीं बनाई है, उससे पहले ही आरजेडी वेलकम करने को तैयार है। प्रियदर्शी रंजन जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जो बात हो रही है कि खेमेबंदी की जो आप बात कह रहे थे कि क्या ये लोग आपस में तो लड़ते रहते हैं, संजय झा, ललन सिंह, अशोक चौधरी, विजय चौधरी, ये चार लोगों की चौकड़ी है, अपने अपने हितों के लिए जनता दल यूनाइटेड के भीतर तो लड़ती रहती है। लेकिन सवाल जब पैदा होता है कि आरजेडी के साथ जाएं या बीजेपी के साथ जाएं, तो ये चारों नेता एक साथ होते हैं बीजेपी की ओर झुकाव रखने वाले अभी के हिसाब से। और बाकी जो आप बात कर रहे थे कि मनीष वर्मा हो गए, विजेंद्र यादव हो गए, या अन्य तमाम जो लोग हैं, वो लोग आरजेडी की ओर झुकाव रखते हैं। और खुद नीतीश कुमार, इन दोनों गुटों में पलड़ा किस ओर भारी होगा ये नीतीश कुमार तय करेंगे। नीतीश कुमार जिधर जाएंगे उस गुट का पलड़ा भारी हो जाएगा। अभी 2-4 दिनों से जमा खान का बयान सुर्खियों में है। जमा खान क्यों चर्चा में आ गए हैं? ललन सिंह शांत हैं, संजय झा शांत हैं, तमाम लोग शांत हैं, लेकिन जमा खान बोल रहे हैं। जमा खान बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें नीतीश का सह है। बिना नीतीश कुमार के सह के जमा खान इस तरीके की बात नहीं कर पाएंगे। ये बात सही है कि जनता दल यूनाइटेड इतनी कमजोर नहीं है कि बीजेपी यूं उसके साथ खेल जाएगी, लेकिन जनता दल यूनाइटेड दबाव भारतीय जनता पार्टी पर बना रही है। भारतीय जनता पार्टी भी जनता दल यूनाइटेड पर दबाव बना रही है कि 2025 में समन्वय किस तरीके से हो। और भारतीय जनता पार्टी लंबे अरसे से बिहार में सत्ता में भागीदार रही है, पूर्ण सत्ता में नहीं रही है। इसकी कसक भारतीय जनता पार्टी के भीतर है, वो टीस रह रह करके बाहर आ रहा है। और उसमें सबसे बड़ी बाधा कोई है तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार है। जिस तरीके से 2000 में नीतीश कुमार को कम सीटों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से शपथ दिलवा दिया गया था, उसके बाद नीतीश कुमार की जो उड़ान हुई उस पर कस नहीं पाई है भारतीय जनता पार्टी अपना नट बोल्ट। तो अब चाह रही है कि कम से कम, क्योंकि नीतीश कुमार का जो एंटी इनकम्बेंसी स्ट्राइक रेट है, वो तमाम चीजें भी भारतीय जनता पार्टी के जेहन में है। स्ट्राइक रेट बहुत खराब रहा है 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में। तो वो भी एक मामला है कि किसी तरीके से नीतीश कुमार पर दबाव बनाया जाए कि वे ज्यादा से ज्यादा सीटें न मांग ले, और अगर सीट मांगते हैं और उनको दे भी देते हैं तो फिर उसी तरीके से प्रदर्शन रहा या उससे खराब प्रदर्शन हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो इन तमाम मामलों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बहुत सचेत है, बहुत सतर्क है और नीतीश कुमार पर दबाव बना रही है। नीतीश कुमार जो अभी तक खेल खेलते थे भारतीय जनता पार्टी के साथ, अब भारतीय जनता पार्टी वही खेल नीतीश कुमार के साथ खेल रही है। उनको रोज दबाव बनाती है। कभी विजय चौधरी बयान दे देते हैं, अमित शाह बयान दे देते हैं, तमाम नेता तरह तरह के बयान देते हैं, सुबह देते हैं, शाम पलट जाते हैं। दबाव किस तरह का बनाएगी विनय जी? दबाव अभी तो नीतीश कुमार इतने कॉन्फिडेंट है, मैं आपको एक जगह का नाम नहीं लूंगा, नेता का नाम नहीं लूंगा, दरअसल वहां से जेडीयू के एमएलए और वहां चिराग पासवान जाते हैं, कहते हैं हमारी पार्टी लड़ेगी चुनाव। तो ये बात जब नीतीश कुमार के सामने आती है तो नीतीश कुमार कहते हैं अपने खास ऑफिसर को कि आप फोन करिए, कहिए कि ये सब बंद करें। वो कहते हैं संजय झा से बोलिए वो ये सब बंद करें, टिकट तो मैं ही बांटूंगा, मैसेज साफ दे दीजिए। तो इसका मतलब तो बहुत साफ है कि नीतीश कुमार इतने कॉन्फिडेंट है कि भाई केंद्र में मेरे समर्थन से सरकार चला रहे हो, बिहार में मैं मुख्यमंत्री हूं, तो मैं जो चाहूंगा वही होगा। अब बीजेपी ने जरूर इस लिहाज से किया होगा, जो मैं समझ पा रहा हूं,
कि सीटों का बंटवारा किस तरीके से हो, इसका दबाव बनाने का प्रयास किया होगा। लेकिन बीजेपी को तो लेनी का देनी पड़ गया। नीतीश तो इस खेल के माहिर हैं, मास्टर हैं। उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि अब बीजेपी भारत रत्न देने की बात कह रही है। आपको लग रहा है विनय जी कि अब नीतीश कुमार की सोच किसी भी तरीके से आरजेडी के तरफ जाने की हो रही होगी? नीतीश को आरजेडी के तरफ जाने से कोई फायदा होगा क्या? क्या लालू प्रसाद इनको मुख्यमंत्री के तौर पर एक्सेप्ट करेंगे क्या? और बड़ी बात यह है कि आगे का भविष्य क्या है, क्या केंद्र की सरकार में इनका क्या से होगा, यह भी तो एक बड़ी बात है। आपको क्या दिखाई पड़ता है विनय जी? नहीं, जहां तक नीतीश कुमार का संबंध है तो नीतीश कुमार कभी किसी दबाव की राजनीति को बर्दाश्त नहीं किए। हम लोग बहुत लंबे समय तक नीतीश कुमार को कवर किए। नीतीश कुमार किसी के दबाव में आने वाले व्यक्ति नहीं, और अपनी इच्छा से राजनीति करते हैं और अपनी इच्छा से राजनीति को संचालित करते हैं। अनेक अवसरों पर उन्होंने इसको सिद्ध किया है, इसको प्रमाणित किया है कि बिहार की राजनीति उनके इर्द गिर्द घूमती है और वो जिसके साथ रहते हैं उसकी सरकार बिहार में बनती कई अवसरों पर। अब आप देख लीजिए, जब 2015 का चुनाव 14 में जो सबसे ज्यादा बीजेपी, सबसे ज्यादा कह सकते हैं प्रचंड बहुमत बीजेपी को मिला केंद्र में और उसकी सरकार केंद्र में बनी, उसके बावजूद भी 15 में नीतीश कुमार जब अलग हो गए तो बीजेपी को मौकी खानी पड़ी। जहां तक हम लोग राज्यपाल की चर्चा कर रहे थे तो राज्यपाल से भी, जो बिहार के नए राज्यपाल बने हैं, इनसे भी नीतीश कुमार का व्यक्तिगत ट्यूनिंग रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार भी लोकदल में रहे, ये भी लोकदल में रहे। और जब जनमोर्चा में बीपी सिंह की सरकार थी तो उस समय आरिफ साहब केंद्र में कैबिनेट मंत्री थे और नीतीश कुमार कृषि राज्य मंत्री। तो एक लंबा दोनों की उम्र भी एक है। 1951 के पैदाइश से नीतीश कुमार भी हैं और उसकी 51 के पैदाइश से आरिफ साहब भी। तो इनका दोनों का ट्विनिंग बहुत अच्छा है। तो किसी तरह का कोई मिसकंसेप्शन अगर बीजेपी के साथ हो तो मुझे लगता है कि गवर्नर उसको सॉल्व करने में सफल होंगे, क्योंकि व्यक्तिगत उनकी दोस्ती रही है। आरिफ मोहम्मद का आप जानते हैं, पहली बार 77 में एमएलए बने। नीतीश कुमार भी 77 में चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए। 80 में लड़े तो आरिफ साहब 80 में एमपी बन गए और नीतीश कुमार 80 लड़े तो हार गए। और जब 85 में नीतीश कुमार जीते उसके बाद नीतीश कुमार कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे और इसके बाद कोई चुनाव भी नीतीश कुमार नहीं हारे, लगातार उनका ग्राफ बढ़ते रहा। तो आरिफ मोहम्मद के साथ जो बहुत अच्छा ट्रेनिंग है, मुझे लगता है कि केंद्र सरकार ने या नरेंद्र मोदी ने इसीलिए इनको राज्यपाल के रूप में भेजा है कि नीतीश कुमार से ट्रेनिंग बेहतर करें। एक बहुत ही समझदार नेता है आरिफ साहब, राज्यपाल के रूप में रहेंगे, नीतीश कुमार से कोऑर्डिनेशन बनाने में सहूलियत होगी। क्योंकि बयानबाजी जो अगर देखिए, अगर अमित शाह के बयान को देखिएगा तो टेक्निकली अमित शाह का बयान कोई गलत नहीं है बयान, लेकिन उस पर चर्चा बहुत ज्यादा हो गई। क्योंकि अमित शाह ने क्या कहा, पार्लियामेंट्री बोर्ड या जब विधायक दल का नेता बैठता है तो वही नेता चुनता है, और अमित शाह अपने मन से जब तक बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड अगर कोई निर्णय लेगी तभी तो कोई बात अधिकृत रूप से कही जाएगी। बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल ठीक है, तकनीकी रूप से वो गलत नहीं है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, प्रोड्यूस किए। लेकिन सवाल उठता है कि अमित शाह के जो दो बयान है, चाहे अंबेडकर जी को लेकर के हो, चाहे पार्लियामेंट्री बोर्ड वाली बात हो, यही दोनों बात तो चर्चा में है ना इन दिनों। बिहार में पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी और संसद में अंबेडकर जी को लेकर के उन्होंने जो कहा उसको कांग्रेस ने तिल का ताड़ बना दिया। पंकज जी, अंबेडकर जी को लेकर जो उन्होंने कहा, ठीक है, हम लोग भी मानते हैं कि उसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अगर उसको उस बयान को आप पूरे देखिएगा, एक छोटा सा पोर्शन देखने से तो अटपटा लगता है, लेकिन पूरा अगर कंटेंट पूरे मामले को देखिएगा। नहीं, मैं सहमत हूं, मैं आपकी बात से आपकी बात से विनय जी मैं सहमत हूं। सवाल ये उठता है, जो कांग्रेस पार्टी अंबेडकर आज कह रही है, उन लोगों ने अंबेडकर साहब के साथ क्या नहीं, ठीक है, हम उस पे भी डिबेट करेंगे।
विनय जी, हम उस पर भी डिबेट करेंगे। हम रामबंधु बस जी आपसे पूछना चाहते हैं, आखिरकार विजय सिन्हा फिर जब कोर कमेटी की मीटिंग से आते हैं तो इस तरह की बात क्यों करते हैं? जिस तरीके से प्रियदर्शी रंजन कह रहे थे कि आजकल जमा खान बहुत बोल रहे हैं, इसका क्या मतलब है? किसके सह पर बोल रहे हैं? विजय सिन्हा क्या किसके सह पर इस तरह का स्टेटमेंट दे दिया और फिर वापस लौट गए अपनी बातों से? कुछ ना कुछ तो चल रहा है ना, या किसी ना किसी स्तर पर कंफ्यूजन तो है ना, यह मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। जी, बिहार बीजेपी के नेताओं के मन में सीएम बनने की आग तो उसी दिन से है जब 2020 की नई सरकार बनी थी। ये उनके मन में ये बहुत स्पष्ट रूप से कई बार कई बिहार बीजेपी के नेताओं ने बात कही है सीएम बनने वाली बात, और इसको लेकर के हमेशा टकराहट भी हुई है। जब महागठबंधन से पुनर्वापसी हुई है तो उसमें एक कसक है लोगों के मन में, जो सम्राट चौधरी हैं, विजय सिन्हा जी या जो दूसरे नेता हैं, कि वो दोबारा भी वो सीएम नहीं बन पाए। तो ये बात बिहार बीजेपी के नेताओं में है, लेकिन नीतीश कुमार की कीमत मुझे लगता है कि बिहार बीजेपी के नेताओं से ज्यादा नरेंद्र मोदी या जो केंद्रीय नेतृत्व है वो समझती है। अब जदयू के अंदर भी खेमेबाजी है, वो भी बार्गेनिंग मोड में रहते हैं, वो भी नीतीश के कंधे पे सवार होकर बार्गेनिंग करना चाहते हैं। और बिहार बीजेपी में भी जो खेमेबाजी है और मुख्यमंत्री बनने की जो ललक है वो भी एक फैक्टर है। दोनों फैक्टर समानांतर हमेशा चलती ही रहती है, और इसी टकराहट का फायदा जदयू भी उभारना चाहती है, जदयू और आरजेडी भी उभारना चाहती है। आरजेडी अगर इस तरह का बयान देती है तो एनडीए में टकराहट सी स्थिति हो जाती है। अब तेजस्वी यादव के बयान के बाद नीतीश कुमार का महत्व निश्चित तौर पर बढ़ गया है। अब टिकट बंटवारे में भी नीतीश कुमार की मनमानी नहीं, वही मैं कह रहा हूं, वही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। मैं दो सवाल करूंगा डॉक्टर संजय कुमार। चीफ मिनिस्टर ऑफिस में नीतीश कुमार के बेहद खास लोग हैं, अब उनको लेकर के कहना कि बीजेपी ने हाईजैक कर लिया, इस बात में आपको कितना दम लगता है? और दूसरी बड़ी बात कि बीजेपी और जेडीयू में सीटों को लेकर के रस्साकशी शुरू हुई थी और वो ये रूप ले लेगी कि जेडीयू अलग जा रही है, नीतीश कुमार पाला बदल रहे हैं, बीजेपी ने तो सोचा भी नहीं होगा। आपको लगता है कि बीजेपी कोई ऐसी प्लानिंग कर रही होगी, कोई ऐसा खेल करने के मूड में है कि संविधान का कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो सकता है, इसलिए आरिफ मोहम्मद खान बुलाए गए? मुझे तो नहीं लगता। मुझे तो लगता है कि कौन कितने सीट पर लड़ेगा इसकी रस्साकशी जरूर थी, जो कि बहुत ज्यादा लोगों के दिमाग में आ गई, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गई और उसके कई मायने निकाले जाने लगे। आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे भी आप ही से मैं सहमत हूं। कल विनय जी ने एक बात बड़ी अच्छी कही थी कि ललन सिंह जहां भी रहते हैं, जिस गठबंधन में भी रहते हैं, उस गठबंधन के प्रति ईमानदार रहते हैं। जब ये आरजेडी के साथ गठबंधन में थे तो ललन सिंह के बारे में क्या कहा जाता था कि वो तेजस्वी जी और लालू जी से इतने नजदीक हो गए हैं कि कभी भी पार्टी टूट सकती है, और एक धड़े को लेकर के ललन सिंह जो हैं वो चले जाएंगे आरजेडी में और इनको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, तेजस्वी जी को सीएम बनाया जाएगा। क्या उस बात में कोई सच्चाई थी क्या? अगर ललन सिंह केंद्र में मंत्री है तो स्वाभाविक है कि बीजेपी से उनके रिश्ते अच्छे होंगे, लेकिन ये बात भी तय है कि जेडीयू में नीतीश कुमार के इच्छा के बिना वो कई गुट बना ले, कितने भी लोग हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहां पर नीतीश कुमार ही चीजों को तय करेंगे कि सुबह क्या होनी है, दोपहर में क्या होनी है, शाम में। अगर नीतीश कुमार की इच्छा हो गई कि नहीं कल हमें जानी है आरजेडी गठबंधन के साथ या इंडिया गठबंधन के साथ, क्या ये चार लोग इनको रोक लेंगे? क्या ये चार लोग भी फिर नीतीश कुमार के साथ उस गठबंधन में चले जाएंगे? तो इस बात में कोई दम नहीं है। ये सब तो ठीक है, विपक्ष को आरोप लगाने के लिए तो अधिकृत है, लोकतंत्र में इसकी इजाजत है। तेजस्वी जी विपक्ष के नेता है, कुछ भी बोल सकते हैं, बोल रहे हैं, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। जहां तक आरिफ मोहम्मद खान की बात है, मैं बता रहा हूं कि उस व्यक्ति को कुरान की आयतों की भी समझ है और गीता के श्लोक भी पता है, वेद की ऋचाओं का भी ज्ञान है और उपनिषद की कहानियां भी पता है। तो एक ऐसे व्यक्ति को बिहार में, फिर मैं बता रहा हूं जहां तक मेरी समझ आती है
कि जो 18% माइनॉरिटी वोट है, नहीं, वही क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक कहा, उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, समय की सीमा कम है। दरअसल मैं आपको बताना चाहूंगा विनय जी, दरअसल अब कहा जा रहा है कि शाहनवाज हुसैन भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं और बड़ी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। और नीतीश कुमार जिस तरीके से अपनी राजनीति करते रहे हैं, बीजेपी उसी लाइन को अख्तियार करेगी, नीतीश कुमार को नाराज नहीं करेगी। और सीटों को लेकर के जरूर इस तरह की बात शुरू हुई थी ताकि जेडीयू का ज्यादा दबाव ना हो और बराबर बराबर सीट पे लड़ा जाए। और वो बात बिगड़ते बिगड़ते इस हद तक पहुंच गई कि ये कहा जाने लगा नीतीश कुमार पाला बदल लेंगे, जबकि इस बात को धरातल पर टेस्ट करने कहा जाता है तेजस्वी यादव पटना पहुंचे थे उस रात, कटिहार से सीधा राजधानी एक्सप्रेस से, लेकिन उनको भी समझ में आ गया कि ऐसा कुछ है नहीं, तो वो फिर वापस लौट गए। सवाल ये उठता है कि जिस तरीके का अप्रोच चाहते हैं नीतीश कुमार कि मुसलमानों को लेकर के बीजेपी भी अख्तियार करे, बीजेपी की मजबूरी है कि बिहार में उसको अख्तियार करना पड़ेगा, तभी नीतीश कुमार केंद्र में बीजेपी को समर्थन जारी रख सकेंगे। आप क्या कहते हैं? नहीं, देखिए, नीतीश कुमार इस चीज को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि बिहार में मुस्लिम मतदाता एक फोर्स, और उसको हम बहुत नाराज नहीं। और जदयू, क्योंकि नीतीश कुमार का क्रेडेंशियल रहा है धर्मनिरपेक्षता का, नीतीश कुमार चेहरा रहे हैं कि सभी जाति धर्म के लोगों को लेकर आगे बढ़ने वाले नेता के रूप, इसलिए लंबे कालखंड तक इन्होंने चीफ सेक्रेटरी भी, गृह सचिव भी मुस्लिम को बना के रखा। तो नीतीश कुमार सब जगह जाते हैं, फुलवारी शरीफ भी जाते हैं और दूसरी जगह भी जाते हैं। तो नीतीश कुमार इन चीजों को समझते हैं कि जो कटोगे, एकजुट नहीं रहोगे तो कटोगे, इस तरह का जो नारा है इसका वो समर्थन नहीं करते हैं। उनका मानना है कि भाई हम सभी जाति धर्म के लोगों के लिए काम किए हैं, कब्रिस्तान की घेराबंदी कराए। नहीं, ठीक है विनय जी, आप जो कहना चाह रहे हैं वो अपना इमेज बरकरार रखना चाहते हैं, लेकिन 12% से ज्यादा। और पंकज जी, हम लोग जितना नीतीश कुमार को जानते हैं, नीतीश कुमार कभी अपने चेहरे पर या अपने कमीज पर दाग लगना नहीं देते। नहीं तो क्या आपको मैं सीधा सवाल कर रहा हूं, ठीक है, अभी जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है, क्या आपको लग रहा है नीतीश फिर से पाला बदलने जा रहे हैं, या ऐसे ही विपक्ष इस मुद्दे को तूल दे रही है, ऐसे ही ज्यादा कयासबाजी चल रहा है? आपका अनुभव क्या कहता है, आपकी जानकारी क्या है? नहीं, देखिए, नीतीश जी मेरे समझ से तो पाला बदलने नहीं जा रहे हैं। थोड़ा सा प्रेशर पॉलिटिक्स होगा, क्योंकि नीतीश जी के मन में कहीं न कहीं ये पीड़ा है कि इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी हमारी पार्टी 43 पर सिमट गई थी। चलिए, ठीक, तो आपने अपना जवाब दे दिया। अगर गठबंधन में रहेंगे अच्छे 80-90 सीट जीतकर फिर हम अपनी श्रेष्ठता साबित करेंगे या उससे भी ज्यादा स्ट्राइक रेट में रहो, उनके मन में ये भाव है। जनता कितना समर्थन देगी ये तो चुनाव में पता। ठीक है, प्रियदर्शी रंजन जी, आपको लगता है नीतीश कुमार पाला बदलने जा रहे हैं, या ऐसे ही विपक्ष जो है इस मुद्दे को तूल दे रहा है, आग में घी डालने का काम कर रहा है? उसको लग रहा है कि कहीं बिल्ली के भाग से छीका टूट जाए और जो कहते हैं ना छाली, दूध, रबड़ी हमारे हिस्से में आ जाए। क्या ऐसी संभावना आपको दिखाई पड़ रही है? क्योंकि अगर ऐसी संभावना रहती तो क्यों गिरिराज सिंह कहते भारत रत्न दिया जाना चाहिए? क्यों पूरी बीजेपी सरेंडर दिख रही है? एक विजय सिन्हा भी बोलते हैं, फिर बात बदल लेते हैं, कहते हैं वही मुख्यमंत्री बनेंगे, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। मतलब साफ है ना कि भाई शीर्ष नेतृत्व का मैसेज आ गया। हाँ, हो सकता है कि शीर्ष नेतृत्व का मैसेज आ गया होगा कि अभी नीतीश जी ही रहेंगे। लेकिन नीतीश कुमार के बारे में मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि बड़े खुशकिस्मत हैं कि जब भी वे संकट में होते हैं, कोई विपक्ष का व्यक्ति, कोई विपक्ष का ये नेता एनालिसिस कर दिया, मैं सीधा जवाब पूछ रहा हूं, क्या आपको लग रहा है जो परिस्थिति है उसमें बदलने जा रहे हैं या नहीं बदलने जा रहे हैं? सीधा सांप सीढ़ी का खेल चल रहा है, कुछ भी संभव है। अभी 70% जो है वो बदलने की बात है, 30% भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने की बात है। 70 और 30 का रेशियो चल रहा है अभी के हिसाब से। रामबंधु वत्स जी, आपका क्या कहना है? मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जी इस बार
पलटने जा रहे हैं। बस जदयू के अंदर की जो खेमेबाजी है और जो बार्गेनिंग मोड में जो उनके नेता रहते हैं, ये उसी का नतीजा है और उसी का फायदा बीजेपी उठाए या आरजेडी उठाए, लेकिन नीतीश कुमार जी पलटने नहीं जा रहे हैं। आपको लगता है डॉक्टर संजय नीतीश कुमार पाला बदलने जा रहे हैं? क्योंकि मुझे तो लगता है कि बीजेपी ने सीट शेयरिंग को लेकर के एक चाल चली पर दाव ऐसा उल्टा पड़ गया कि पूरी बीजेपी सरेंडर्ड दिख रही है। नीतीश कुमार के शान में कसीदे पढ़े जा रहे हैं। नीतीश कुमार के मन मुताबिक गवर्नर भी बुलाया गया है। लोग भले ही दूसरे तरीके से देखें, लेकिन मैं तो यही जान रहा हूं, यही समझ रहा हूं, इसी तरीके से देख रहा हूं। आप क्या कहते हैं? क्योंकि मेरी जानकारी में शाहनवाज हुसैन भी विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं और बड़ी जिम्मेदारी पाने जा रहे हैं। आपका क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल शाहनवाज हुसैन वाली बात भी बिल्कुल आपको सही जानकारी है कि शाहनवाज हुसैन को एक बड़ा टास्क दिया जाएगा बिहार में। चुनाव तो लड़ेंगे ही विधानसभा के। और नीतीश कुमार, चूंकि देखिए इनकी क्रेडिबिलिटी को लेकर के कुछ भी कयास होता है तो लोग उस पर बात करने लगते हैं। नीतीश कुमार बिल्कुल नहीं बदलने जा रहे हैं और बीजेपी भी इनको छोड़ने नहीं जा रही है। बीजेपी नीतीश कुमार की हर बात मान करके भी नीतीश कुमार को नाराज नहीं करेगी, खुश रखेगी। नीतीश कुमार जिन शर्तों पर भी बात करेंगे वो सारी शर्तों पर बीजेपी तैयार हो जाएगी। चूंकि मैं एक चीज को क्लियर कर दे रहा हूं, आपने देखा होगा विनय जी तो बड़े वरिष्ठ हैं, इनको ज्यादा जानकारी होगी। किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी ओबीसी ध्रुवीकरण की राजनीति आरजेडी के हाथ में नहीं देना चाहती कि फिर वो ध्रुवीकरण की राजनीति हो बिहार में और बीजेपी वाली की हालत 15 वाली हो जाए। ये गलती बीजेपी नहीं दोहराने जा रही है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि तस्वीर में देखिए ना, सम्राट चौधरी जी उनके साथ घूम रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के साथ। तो बीजेपी इनको नहीं छोड़ने जा रही और नीतीश कुमार भी पलटने अभी नहीं जा रहे हैं। अब अंदर में राजनीति में तो भाई हम लोग अभी बात कर रहे हैं, रात में कौन सी घटना हो जाएगी इसके बारे में कोई नहीं बोल सकता है। लेकिन अभी तक जो मेरी समझ है, जो मेरा कॉन्फिडेंस कहता है कि नीतीश कुमार बदलने और पलटने नहीं जा रहे। चलिए, तो आपका भी कॉन्फिडेंस कहता है प्रियदर्शी। हाँ, आप विनय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ये एक चीज है कि नीतीश कुमार की जो नीति है ना, वो अपनी नीति पर अटल है। उनकी कुर्सी सुरक्षित रहेगा तो कभी नहीं पलटेगा। यही नीति है ना, तो उनकी कुर्सी सुरक्षित ही है। क्योंकि मुझे नहीं दिखता है कि जैसे जो अंदर खाने चर्चा चलती है कि उनके लोगों को सेट कर लिया गया है, एमपी टूट करके उधर चले जाएंगे। चले भी जाएंगे तो बीजेपी ऑलरेडी घिरी हुई है अंबेडकर जी के मसले पर। बीजेपी नहीं चाहेगी कि फिर से एक ऐसा विवाद खड़ा हो जो एंटी ओबीसी का भी मुद्दा गर्म हो जाए। और खास तौर पर बिहार में ओबीसी की पॉलिटिक्स करने में आरजेडी को बहुत आसानी हो। हमें यह नहीं भूलना चाहिए, फरवरी में राहुल गांधी पटना आ रहे हैं, बिहार पहुंच रहे हैं और ओबीसी ये अंबेडकर जी के मसले पर कांग्रेस अपनी राजनीति को धार देना चाह रही है। भले ही अमित शाह ने कुछ नहीं बोला था, लेकिन उसको ऐसे बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जा रहा है जिसको लेकर के उनका अभिप्राय अमित शाह का भले ही वो नहीं हो, लेकिन उस तरीके से कांग्रेस पेश कर रही है, उस पर राजनीति कर रही है, उसका जवाब देना बीजेपी को मुश्किल पड़ रहा है। और इसीलिए बीजेपी ने अपने तमाम घटक दलों को दिल्ली में बुला करके बैठक भी किया था और आगे की रणनीति बीजेपी बना रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस समय इस तरह की राजनीति बीजेपी करना चाहेगी। बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि नीतीश उसके खेमे से निकल करके विपक्षी खेमे में चले जाए। मुझे तो ये साफ दिखाई पड़ रहा है। बहरहाल आगे जो भी होता है हम बताते रहेंगे। तो विनय कुमार जी, प्रियदर्शी रंजन जी, रामबंधु वत्स जी और डॉक्टर संजय कुमार, बिहार की बात में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।